नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, रीट को लेकर के सरकार ने बड़ा बयान दिया है। एक्चुअल में शिक्षा मंत्री ने रीट का मतलब राजस्थान में होने वाली टेट परीक्षा से है, जिसके थ्रू 31 से 33,000 तृतीय श्रेणी या थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती होनी है। उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये सरकार का बड़ा बयान है, इसलिए आपको मैं सावधान कर देता हूं। कहीं भी किसी के मन में जरा भी संकोच हो तो कोई भी कमेंट के जरिए मुझसे सवाल पूछ सकता है। मैं आपको आपके कमेंट का पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां जो मैं चीज कहने जा रहा हूं उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ सकते हैं। इसलिए जिसका भी मन कच्चा हो रहा हो, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो पूछ सकता है कि किस तरीके से करना है। चलिए, ये तो बात हुई रीट के बारे में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं सीटेट का जो पेपर हुआ है आज 31 जनवरी 2021 को। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साइकोलॉजी का जो पेपर है वो एक बार देख लेते हैं कि इस पेपर में किस तरीके से कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो ये है पार्ट 1 पेडागोजी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर। आप देख लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाग 1। पहला सवाल है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो यहां इसका जवाब हो सकता है योग्यता सुधार्य है 2 नंबर। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? जवाब हो सकता है नंबर 1 अन्वेषण और संवाद। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, आंसर हो सकता है 2 नंबर ऑप्शन, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, 4 नंबर। सवाल नंबर 5, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक पर्सनल टॉकिंग क्या कहलाता है? तो ये होगा स्व नियमन, यानी कि वो खुद का नियमन कर रही है काम को अच्छे से करने के लिए। नंबर 7 क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना ही इनका लक्ष्य होना चाहिए। आंसर नंबर इसका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो रूढ़ियां अभी भी समाज में चलन में है। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। आंसर होगा 4। 11वां क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारों जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पौड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 देखें, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है किस पर? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? प्रथागत। ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है इसमें। 15 क्वेश्चन देखें, विकास के संदर्भ में किस में से कौन सा कथन सही है? तो विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर 1। लेव वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है सांस्कृतिक उपकरणों पर। तो देखो, एक दो चीज कॉमन देखो, अभी तक 16 सवाल, यानी कि आधा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है करीब करीब। तो लेव वायगोत्स्की के 3 सवाल अभी तक आ चुके हैं और 3 ही सवाल आपके विश्लेषणात्मक आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 17वां है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा या मनोबंध के रूप में। 18वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है?
तो इसमें 3 नंबर पर जा सकते हैं, विचार या सोच में केंद्रीकरण। 18वां क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे, सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। 21वां क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाए? तो इसमें हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 पर, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, देखिए मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं। 22वां क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर रहना चाहिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने का। तो कहा भी गया है कि क्लास में जब तक अंतिम रूप से कमजोर बच्चे को इंटेलिजेंट नहीं बना जाए तब तक क्लास का मतलब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 24 नंबर है, अधिगम, कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ये नेगेटिविटी पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूरा पॉजिटिव है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन जा सकता है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है, तो अपसारी चिंतन इसका प्रमुख लक्षण होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों में अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। अलग अलग उदाहरण होंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। 27 नंबर है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 पर जा सकते हैं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, क्योंकि दंड या फिर उसको मशीन की तरह याद कराने से कोई मतलब नहीं है। आसान विकल्प भी बच्चे को कमजोर करते हैं। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, शर्मिंदगी। इसमें शर्मिंदगी डैश यानी कि शर्मिंदगी के लिए क्या उपयुक्त होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 पर जाइए, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो किसी को शर्मिंदा करने से बेटर है कि उसे आप समझाइए। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहां आपने देखा कि इसमें जीन प्याजे संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और लैब आयोग के संबंधित 3 सवाल आए थे। तो कुल 30 में से 10% तो आपका एक तरफा पेपर था। फिर जो 2 नंबर आए आपके संज्ञानात्मक को लेकर के आए, क्योंकि जीन प्याजे को लेकर के आए, इसमें संज्ञान के सवाल और भी थे, और 3 सवाल यानी कि फिर वो 10% आपका विश्लेषणात्मक सवाल थे। तो 20% से लेकर के 35% तक जो आपका पेपर था एक तरफ झुका हुआ था। तो पेपर ज्यादा कठिन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जिसने भी पढ़ा होगा वही चीज है जो रेगुलर पढ़ने में आती थी, खास करके पेडागोजी और बाल विकास के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये था आपका सीटेट का पेपर जो कि आज हुआ था, उसका सॉल्यूशन देने की मैंने कोशिश की। इसमें कमेंट के जरिए आप सही या गलत के बारे में भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम रीट के बारे में। रीट के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि रीट की जो डेट डिक्लेयर कर रखी थी वो थी 25 अप्रैल। इसी को लेकर के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि रीट का जो एग्जाम है वो कब होगा। एक्चुअल में राजस्थान में जो सेशन चलता है उसके हिसाब से देखें तो मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है वो एकेडमिक एजुकेशन जो होती है उसके एग्जाम्स का होता है, लेकिन इस बार ये सेशन हो रहा है डिले, और डिले के कारण जो है ये मामला खिसकेगा मई जून के आगे तक, और सरकार ऑप्शन तलाश रही है कि जो अब एग्जाम हो एकेडमिक वाले वो कब कराए जाएं। तो इस बीच जो अप्रैल का टाइम दिया गया है रीट का, संभवतः जो एग्जाम है रीट का वो 25 अप्रैल को ही होने जा रहा है। साथ साथ सरकार ने कड़ी आपत्ति भी जताई है कि लगातार रीट को लेकर के मांग की जा रही थी, सरकार पर प्रेशर था कि इसका एग्जाम जल्दी करवाया जाए, जल्दी विज्ञप्ति निकाली जाए। अब जब इसकी विज्ञप्ति आ गई तो वापस से कुछ लोग बड़े परेशान हो उठे और उनका ये कहना है कि भाई अब इस एग्जाम को आगे खिसकाया जाए। विवाह है, शादी समारोह है, विभिन्न प्रकार के समारोह हैं, इनका जो है एक तर्क दिया जा रहा है कि भाई इसके कारण इसको आगे खिसका जाए। तो ये तर्क तो बिल्कुल एक तरीके से ठीक नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज है तो वो है समय को लेकर के। तो सरकार ने विज्ञप्ति निकाल दी है जनवरी में, ठीक है, और फरवरी में इसका जो है लास्ट हो जाएगा विज्ञप्ति निकलने के बाद इसका फॉर्म भरने का टाइम। अब आपके पास टाइम बचता है फरवरी, पूरी फरवरी बची,
ठीक है, और पूरा मार्च बचा और अप्रैल में भी जाकर के 25 तारीख को पेपर है। तो पूरे करीब 3-3.5 महीने एग्जाम की तैयारी के लिए दिए हैं। तो रीट जैसे एग्जाम के लिए ये ठीक है टाइम, लेकिन इसका सिलेबस वास्तव में देखा जाए तो काफी लेंथी है। तो इसमें अगर विचार सरकार करना चाहे तो कर सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम पहले से काफी टाइम से काफी प्रोपेगेंडा में रहा है ये पेपर, और काफी प्रोपेगेंडा में ये भर्ती रही है और आगे भी काफी सारे प्रोपेगेंडा चलेंगे। तो इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस एग्जाम को 25 अप्रैल को सरकार कराती है तो आपको देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है तो वो अपनी तैयारी को ढीला ना करें और इसको रीट की तैयारी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि उनको काफी सारा फायदा मिलेगा। रही राजस्थान की बात, तो भाई राजस्थान का सिलेबस तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मार्केट में काफी सारी किताबें आ गई हैं, कुछ के लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाए हैं। वो किताबें भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में नई बुक्स भी आ गई हैं। अब आप चाहें तो उनको एक बार देख सकते हैं। अब इसमें दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो प्रॉपर गाइड है जिसमें सारा सिलेबस बिल्कुल A to Z समाया हुआ है, और कुछ किताबें अलग अलग करके हैं। तो आपकी जैसी क्षमता, जैसी श्रद्धा, आप बुक्स परचेज करके पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम दे पाते हैं। लेकिन हाँ, 4 से 6 घंटे आप पर डे देते हैं या 8 से 9 घंटे आप पर डे देते हैं, तो दोनों में रिजल्ट का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है रेट में। पासिंग मार्क्स को लेकर मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आपको लेकर के 5 से 20% तक की छूट मिलेगी। इसके लिए जो लास्ट वीडियोज है उनको आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको कि रीट का जो एग्जाम है वो 25 अप्रैल को होने जा रहा है और सरकार पूरी संभावना देख रही है। इसके लिए एक लेटर पहले भी जारी किया गया था जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स को तैयार रखने के लिए कहा गया था। तो कुल मिला के आपको तैयारी करनी है 25 अप्रैल के हिसाब से। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।